उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मोड ऑफ मर्जर और एमलगमेशन। तो किसका हो सकता है ये? मर्जर एंड एमलगमेशन बिटवीन टू और मोर स्मॉल कंपनीज। ओके, ए होल्डिंग कंपनी एंड इट्स subsidiary company, holding company and wholly owned subsidiary company and such other class as may be prescribed। तो फास्ट ट्रैक मर्जर जो है मेनली होल्डिंग कंपनी एंड wholly owned subsidiary कंपनी उसके बीच में, और या फिर टू और मोर स्मॉल कंपनी के बीच में जो है फास्ट ट्रैक मर्जर हो सकता है। तब आप जो है 230 से 232 जो अपन ने पढ़ा उसमें ना जाकर के फास्ट ट्रैक मर्जर में आप जा सकते हो। ठीक है। होल्डिंग कंपनी एड्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी। अब होली ओन सब्सिडरी कंपनी को ये पॉइंट जो दिया है इसमें तो ऐसा लिखा है कि होली ओन सब्सिडरी कंपनी ही होनी चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत एकाध शेयर अगर उसको किसी स्टेचुटरी कंप्लाइंस की वजह से रखने पड़ते हैं, 100 नहीं हो के 99.99 भी हो तो चलेगा, क्योंकि एकाध शेयर जो है कि भाई मिनिमम दो कंपनी में दो होने चाहिए ना मेंबर, या तीन होने चाहिए पब्लिक कंपनी में। उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा अगर नॉमिनी को रखा गया है तो उस केस में वो होली ओन सब्सिडी ही मानी जाएगी, उसको इंक्लूड किया जाएगा। कंपनी हु में एंटर इनटू स्कीम ऑफ मर्जर, जो अपन ने ऊपर देखा अभी वही है कि होल्डिंग कंपनी और होली ओन सब्सिडी कंपनी और टू और मोर स्मॉल कंपनीज जो है फास्टिक मर्जर में जा सकती है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो सबसे पहले नोटिस ऑफ द प्रपोज स्कीम इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन और सजेशन। तो इस स्कीम का एक नोटिस दिया जाएगा कि किसी को ऑब्जेक्शन है या सजेशन है, तो किनको दिया जाएगा? रजिस्ट्रार को और ऑफिशियल लिक्विडेटर को विद इन 30 डेज, कि आपको कोई ऑब्जेक्शन या सजेशंस है तो आप हमें दे सकते हो। ट्रांसफरी कंपनी एंड ट्रांसफरर कंपनी इन दोनों को विद इन 30 डे नोटिस देना पड़ेगा कि भाई स्कीम प्रपोज हुई है। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन और सजेशन है तो विद इन 30 डेज में आप दे सकते हो। फिर ऑब्जेक्शन एंड सजेशन अगर रिसीव होती है कंपनी को इन in the general meeting and the scheme is approved by the respective member or class of member, the objection and suggestion received are considered by the companies in their, मतलब जो भी ऑब्जेक्शन और सजेशन कंपनी को रिसीव होगी ना वो कंपनी को जनरल मीटिंग में कंसीडर करनी पड़ेगी और मेंबर से अप्रूव करानी पड़ेगी। और वो कितने लोग अप्रूव करेंगे? एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शेयर को जो है वो ऑब्जेक्शन और सजेशन अगर कुछ रिसीव होता है तो उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। Okay, each of the company involved in the merger file a declaration of the solvency with registrar। मतलब जो भी फास्ट ट्रैक मर्जर में जो कंपनी होगी, ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, और जो भी इन्वॉल्व होगी कंपनी, उसको डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी रजिस्टर को फाइल करना पड़ेगा कि भाई सॉल्वेंट होनी चाहिए अगर बिफोर जो है इसमें मर्जर में एंटर होने से पहले फास्ट ट्रैक मर्जर में। Scheme is approved by the majority representing the 9/10 in value। तो जो फास्ट ट्रैक मर्जर की स्कीम है वो मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग द 9/10 इन वैल्यू द्वारा अप्रूव की जाएगी। और ये जो अप्रूव की जाएगी जिस मीटिंग में, उस मीटिंग का नोटिस जो है 21 डेज अलोंग विद द स्कीम की कॉपी 21 डेज बिफोर जो है इसका नोटिस दिया जाएगा। और फिर उस मीटिंग में मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 9/10 इन वैल्यू जो है इस स्कीम को अप्रूव करेंगे इन राइटिंग वो भी। तो अभी तक दो जो लिमिट आई है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो नहीं, तीन लिमिट आई है इम्पोर्टेंट है। एक तो एमसीक्यू के लिए, एक तो जो ऑब्जेक्शन और सजेशंस है जो रजिस्टर को फाइल करेंगे वो विद इन 30 डेज करेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर को, रजिस्टर को। दूसरा जो ऑब्जेक्शन सजेशन रिसीव हुए हैं वो मीटिंग में, जनरल मीटिंग में अप्रूव कराना पड़ेगा एटलीस्ट 90% टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो ये भी एक दूसरी लिमिट हो गई। तीसरा, अगर ये स्कीम जो है अप्रूव करानी है अपने को तो जो मीटिंग बुलाएंगे वो मीटिंग का नोटिस जो है प्रायर 21 दिन पहले अपने को देना पड़ेगा। और ये अप्रूव तभी होगी स्कीम जब मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग द 9/10 जो है वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर एग्री करेंगे मीटिंग में तभी। ठीक है। फिर जो फाइलिंग ऑफ द स्कीम की कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को कंपनी को
ट्रांसफरी कंपनी को फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद में अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द स्कीम। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच स्कीम, इफ द रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर हैज नो ऑब्जेक्शन और सजेशन टू द स्कीम। रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर को अगर कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं इसमें स्कीम से, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस स्कीम को फिर कंफर्म कर देगा। अगर रजिस्ट्रार ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोई ऑब्जेक्शन है तो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करेंगे राइटिंग में विद इन 30 डेज पीरियड में। और अगर वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर को अगर ऑब्जेक्शन नहीं है स्कीम से तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्म कर देगा स्कीम को। अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो विद इन 30 डेज में ऑब्जेक्शन दे दो। अगर विद इन 30 डेज में ऑब्जेक्शन नहीं देते हैं तो मान लिया जाएगा कि इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है स्कीम से। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय सीजी। सीजी को अब जब ऑब्जेक्शन मिलता है रजिस्ट्रार से या ऑफिशियल लिक्विडेटर से, तो सीजी क्या करेगा, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है ये स्कीम या क्रेडिटर के इंटरेस्ट में नहीं है ये स्कीम, तो ट्रिब्यूनल को फाइल करेगा वो विद इन 60 डेज। 60 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को फाइल करेगा एप्लीकेशन कि ये जो स्कीम है फास्ट ट्रैक मर्जर में नहीं जा करके इसको ट्रांसफर कर दो ट्रिब्यूनल, आप इसको कंसीडर करो सेक्शन 230T में जो बड़ी वाली प्रोसीजर है वहां पे। तो सीजी उसको एप्लीकेशन दे सकता है ट्रिब्यूनल को। फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से जब उनको रिसीव होगा ये एप्लीकेशन, और रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, और ट्रिब्यूनल फिर 232 में कंसीडर करेगा इसको, और जो ट्रिब्यूनल को ठीक लगेगा वो उस हिसाब से एक्शन लेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो क्या होगा, इट डज नॉट फाइल इन एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन, तो ट्रिब्यूनल के पास वो कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा। फिर ये मान लिया जाएगा, मतलब 60 दिन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि रिज्यूम कर लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू रजिस्ट्रार। अब जो भी ऑर्डर पास होता है वो रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना ही पड़ता है एज यूजुअल। डिजोल्यूशन जो होगा वाइंडिंग अप की जो प्रोसेस है उसको फॉलो किए बिना होगा डायरेक्ट। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम, मतलब ये स्कीम को रजिस्टर करने पे इसके क्या इफेक्ट होंगे। ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के जो भी एसेट लाइबिलिटीज या प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएगी। द चार्जेज, प्रॉपर्टी पे कोई भी चार्जेज होंगे जो सिक्योर होती है ना, प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज लगे हुए थे, लोन लिए हुआ था और चार्ज करके वो भी सारे ट्रांसफर ट्रांसफरी कंपनी को हो जाएंगे। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अगर चल रही है ट्रांसफरर कंपनी में तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगी ट्रांसफरी कंपनी को। उसके अलावा where the scheme provide for the purchase of share held by the dissenting shareholder or settlement of debt due to the dissenting creditor, such amount to the extent it is unpaid shall become the liability of the transferee company। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को उनका सेटलमेंट जो करना पड़ेगा वो ट्रांसफरी कंपनी को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उनकी कोई लाइबिलिटी अनपेड है तो। इफेक्ट ऑफ मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑन ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कंपनी पर क्या इफेक्ट होगा, ट्रांसफरी कंपनी शेल नॉट ऑन मर्जर और अमेलिकेशन होल्ड एनी शेयर। मतलब ट्रांसफरी कंपनी को अपने नाम पे, अपनी ट्रस्ट के नाम पे, या फिर बिहाफ ऑफ अपनी सब्सिडी और एसोसिएट के नाम पे ये शेयर्स को होल्ड नहीं करना है खुद के नाम पे। ये 230 में भी था ये पॉइंट। और सारे शेयर्स जो हैं वो उनको कैंसिल करना पड़ेगा ट्रांसफरी कंपनी। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय ट्रांसफरी कंपनी विथ रजिस्ट्रार। फिर जो ट्रांसफरी कंपनी है वो एप्लीकेशन फाइल करेगी रजिस्ट्रार को अलोंग विद द कॉपी ऑफ द स्कीम की, और अपनी रिवाइज जो ऑथराइज कैपिटल बनती है मर्ज होने के बाद में, और प्रेस्क्राइब जो भी फीस देना है रिवाइज ऑथराइज कैपिटल पे वो दे के रजिस्ट्रार को फाइल कर देगी। अब जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था पहले 230 और 232 में भी, कि जो ऑथराइज कैपिटल पे जो फीस जो ट्रांसफरी कंपनी जो देगी उसको सेट ऑफ मिल जाएगा। ट्रांसफरर कंपनी जो दे के आई है ट्रांसफर कंपनी पे तो ऑथराइज कैपिटल पे फीस दी होगी ना, तो उसका जो है सेट ऑफ क्लेम जो है इनको मिल जाएगा ट्रांसफरी कंपनी को। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस, जो सेक्शन 230 है और सेक्शन 232 है
उनके प्रोविजन जो है वो मुटेंडिस अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको जो ठीक लगेगा उस हिसाब से वो अमलगमेशन और मर्जर की स्कीम में प्रेस्क्राइब कर सकती है मैनर। कंपनी कवर अंडर दिस सेक्शन में यूज सेक्शन 232, मतलब ये 233 में जो है वो चाहे तो 232 भी यूज कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि फास्टैग मर्जर में ही जाना। तो ये डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी में होगा कि उसको क्या ऑप्ट करना है, फास्टैग में जाना है या, लेकिन प्रोवाइडेड फास्टैग में जो जा सकती है वही जाएगी। हाँ, स्मॉल कंपनी जा सकती है 2 और मोर, और होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी जो है अगर मर्ज होती है होल्डिंग में तब वो जा सकती है। तो ये हुआ अपना सेक्शन 230, कितना था, सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मोड मर्जर।